नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है और अभी मीडिया से बात करते हुए हमारे पूर्व नेवी के चीफ अरुण प्रकाश जी ने बताया कि अभी इंडियन नेवी अगर अपनी सबमरीन फ्लीट को सही से मैनेज नहीं करता है तो आगे चल के भारत का जो 30 ईयर सबमरीन का प्लान था वो शायद फेल हो सकता है और 2030 तक कम से कम 24 सबमरीन को ऑपरेट करने का जो एम रखा गया था उससे भारत पिछड़ सकता है, जो कि अभी के लिए चाइना और पाकिस्तान दोनों को काउंटर करने के लिए सफिशिएंट नहीं होने वाला है। इनफैक्ट अभी अगर प्रोजेक्ट 75I को कैंसिल कर दिया जाता है, इसकी एक अल्टरनेटिव को तुरंत ही तैयार करने में हम लोग कामयाब नहीं होता है तो आगे चल के पाकिस्तान को भी भारत के मुकाबले एडवांटेजेस मिल जाएंगे, क्योंकि फिलहाल अभी हमारे पास एक भी ऐसी सबमरीन मौजूद नहीं है जिसमें AIP सिस्टम मौजूद हो और अभी कलवरी क्लास के जो सबमरीन है उसमें AIP सिस्टम लगने में काफी टाइम बचा हुआ है। तो अभी अगर प्रोजेक्ट 75 कैंसिल हो जाता है तो 2030 तक हमारे पास बस 6 ही ऐसे AIP सबमरीन मौजूद हो सकते हैं जो कि वर्तमान की कलवरी क्लास के सबमरीन होंगे, जिनको आगे चल के हम रिफिट के दौरान इसमें AIP सिस्टम को इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान चाइना से भी लगभग 8 AIP सबमरीन को एक्वायर करने वाला है, जो कि कुल मिलाकर पाकिस्तान की अंडर वाटर फ्लीट को 11 तक इंक्रीज करने वाला है। और ये जो सबमरीन पाकिस्तान के पास मौजूद है उन सभी में AIP सिस्टम मौजूद रहने वाले। अब फिलहाल जो फ्रेंच ओरिजिन अगुस्ता 90B क्लास की सबमरीन है, इनकी सर्विस अवेलेबिलिटी को लेके थोड़ा सवाल किया जा सकता है, क्योंकि फ्रांस अभी पाकिस्तान को इन सबमरीन्स को लेके कोई भी टेक्निकल सपोर्ट को प्रोवाइड नहीं करने वाला और स्पेयर पार्ट को प्रोवाइड नहीं करने वाला, जिस वजह से ये आगे चल के किस हद तक सर्विस में रह पाएंगे इसको लेके तो डाउट है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी पाकिस्तान के पास 8 AIP सबमरीन 2030 के आसपास मौजूद रहेंगे, जबकि हमारे पास वर्तमान की कंडीशन के हिसाब से बस ऐसे 6 ही AIP सबमरीन मौजूद हो सकते हैं, जिस वजह से अभी से हमको प्रोजेक्ट 75 के एक अल्टरनेटिव को तलाश करने की जरूरत पड़ने वाली है। अगला अपडेट भारत और रशिया को लेके। आप सब जानते हैं कि अभी इंडियन नेवी की सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर या भारत का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत की फाइनल सी ट्रायल को कंडक्ट किया जा रहा है और इसी साल अगस्त में इसे ऑफिशियली नेवी में शामिल करने का प्लान किया गया था, जिसके बाद इसको ऑपरेशन रोल में डिप्लॉय किया जाएगा। और इस वजह से 2019 से ही भारत की तरफ से इसके लिए 10 कामोव Ka-31 हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए रशिया के साथ बातचीत किया जा रहा था। अब जैसे कि INS विक्रांत साइज में इतना बड़ा नहीं है और ना ही इसमें कैटेपल्ट सिस्टम मौजूद है, तो ऐसे कंडीशन में हम यहाँ से कोई भी बड़े साइज के वर्क्स को ऑपरेट नहीं कर सकते और इसी वजह से भारत अपनी कैरियर्स में ईयरली वार्निंग सिस्टम के तौर पर Ka-31 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करता है और अभी हमारे पास लगभग 14 Ka-31 हेलीकॉप्टर मौजूद है। अभी ये जो एडिशनल 10 हेलीकॉप्टर को खरीदने का प्लान किया जा रहा था, इनमें से मैक्सिमम INS विक्रांत पर डिप्लॉय किए जाने थे, लेकिन बीच में चाइनीज रायते की फैलने की वजह से एक्विजिशन प्रोसेस डिले हो गया था और फिर अभी रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई की वजह से भारत और रशिया के बीच इस डील को साइन करने में काफी परेशानी सामने आ रही है। इस डील की कीमत कुल मिलाकर $520 मिलियन होने वाला था, लेकिन अभी भारत की तरफ से इसको होल्ड पर रखने का फैसला किया जा रहा है या फिर आगे चल के इस टेंडर को कैंसिल भी किया जा सकता है और उसके बदले में भारत रशियन हेलीकॉप्टर के बदले कोई इंडिजिनस सोल्यूशन को ढूंढने की कोशिश कर सकता है या फिर कोई और अल्टरनेटिव को तलाश कर सकता है। इसकी एक मेजर कारण यह है कि अभी भले ही भारत किसी के दबाव में आकर रशिया के साथ अपनी डिफेंस रिलेशन को बंद करना नहीं चाहता है, लेकिन US और यूरोपियन यूनियन की तरफ से रशिया को स्विफ्ट ट्रांजैक्शन सिस्टम से बाहर करने की वजह से हम चाहकर भी रशिया के किसी भी डोमेस्टिक बैंक के साथ एक पेमेंट मेथड को एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे। मार्च 2022 से हमारी रिजर्व बैंक की तरफ से रशियन बैंक के साथ रूपी टू रूबल पेमेंट मेथड को एस्टेब्लिश करने की कोशिश किया जा रहा था, लेकिन आज तक ये सफल नहीं हुआ है। एटलीस्ट अगर रशियन बैंक को यहाँ पे स्विफ्ट ट्रांजैक्शन से बाहर नहीं किया गया होता तो हम किसी भी तरीके से रशियन बैंक के साथ अपना लिंक को एस्टेब्लिश कर सकते थे, लेकिन फिलहाल के लिए बिना स्विफ्ट कोड के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर पाना बहुत ही मुश्किल होने वाला है, जिस वजह से अभी Ka-31 हेलीकॉप्टर की डील को होल्ड पर रखने का फैसला किया गया। अगला अपडेट सारस मार्क 2 एयरक्राफ्ट को लेकर। आप सबको पता होगा कि नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी की तरफ से अभी सारस एयरक्राफ्ट की एक मार्क 2 वर्जन को डेवलप किया जा रहा है, जो कि एक 19 सीटर वेरिएंट होने वाली है और इसको अभी मेनली सिविल एविएशन के लिए डेवलप किया जा रहा है, जिसे आगे चल के उड़ान स्कीम के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी इसको इंडक्ट करने का प्लान बनाया जा रहा है, जो कि इसे अपनी ट्रांसपोर्टेशन रोल के लिए इस्तेमाल करने वाला है।
इसी बीच नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी की तरफ से बताया गया था कि वो अभी सारस मार्क 2 एयरक्राफ्ट की लो स्पीड टैक्सी ट्रायल को कंडक्ट करना चालू कर चुके हैं। इस दौरान इसे लगभग 30 नॉट की रफ्तार में टेस्ट किया गया था और करीब करीब इसकी 10 से 15 टैक्सी ट्रायल को भी आने वाले 1 महीने के अंदर करने का प्लान किया गया। इस दौरान सारस मार्क 2 में एक डिजिटल एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम को भी टेस्ट किया जा रहा है, जिसे इंडिजिनस तरीके से डेवलप किया गया। अब नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी की तरफ से बताया गया कि इस एयरक्राफ्ट को मेनली रीजनल ट्रांसपोर्टेशन स्कीम के अंदर ऑपरेट करने का प्लान किया जा रहा है, जिस वजह से इसे ज्यादातर हम छोटे रनवे से ऑपरेट करने वाले या फिर उबड़ खाबड़ रनवे से ऑपरेट करने वाले, जिस वजह से इसकी ब्रेकिंग सिस्टम को भी काफी हद तक मजबूत बनाने की कोशिश किया जा रहा है, ताकि छोटे से छोटे साइज के रनवे में भी इसको आसानी से लैंड कराया जा सके। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से। इसके बारे में पहले भी मझगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से बताया गया था कि वो इसी साल के अंदर ही विशाखापट्टनम क्लास की एक और डिस्ट्रॉयर को और एक P-17A क्लास की फ्रिगेट को लॉन्च करने वाले थे, और आज फाइनली वो दिन आ गया है जिसमें एक ही दिन में मझगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से इंडियन नेवी की फ्यूचर फ्लीट में शामिल होने वाले 2 मेजर वॉरशिप्स को लॉन्च किया गया। इसमें पहला वेसल विशाखापट्टनम क्लास की 4th वेसल होने वाली, जिसको ऑफिशियली आप लोग INS सूरत के नाम से जानने वाले। ये भी अपनी लीड वेसल यानी कि INS विशाखापट्टनम की तरह एक 7400 टन क्लास की गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर होने वाला है, और इस सीरीज की सभी वॉरशिप्स की तरह इसकी नाम को भी भारत के फेमस सिटीज के नाम पर रखा गया। अभी INS विशाखापट्टनम को तो ऑफिशियली नेवी में शामिल किया जा चुका है, लेकिन अभी आने वाले 2 सालों के अंदर यानी कि 2024 से पहले ही नेवी को इस सीरीज के बाकी 3 वेसल को डिलीवर कर दिया जाएगा। ये सभी वेसल इंडियन नेवी के वर्तमान के सबसे बेहतरीन डिस्ट्रॉयर होने वाले, जिसमें से INS मुर्मुगांव को 2022 की एंड तक, INS इम्फाल को 2023 में और INS सूरत को 2024 में नेवी को डिलीवर किया जाएगा। इन सभी वेसल को कम्प्लीटली इंडिजिनस तरीके से डेवलप किया गया और इसकी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान भी इसमें लगभग 75% सिस्टम इंडियन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, और इन 4 वेसल को बनाने के लिए लगभग 35,800 करोड़ को खर्च किया जाने वाला है, जिस वजह से इस क्लास की हर एक वेसल की यूनिट कॉस्ट हमको लगभग 8,950 करोड़ के आसपास पड़ने वाली है। इसके बाद मझगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से अभी प्रोजेक्ट 17A क्लास की एक और फ्रिगेट को भी लॉन्च किया गया, जिसे हम ऑफिशियली INS उदयगिरी के नाम से जानने वाले हैं। इस क्लास के अंदर अभी टोटल 7 फ्रिगेट्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें से 4 मझगांव डॉक लिमिटेड बनाने वाला और 3 कोलकाता की GRSC के द्वारा बनाया जाने वाला, जिसमें से मझगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से बनाए जाने वाले लीड वेसल यानी कि INS नीलगिरी को इसी साल के अंदर ही नेवी को डिलीवर करने का प्लान किया गया है, और अभी इसी क्लास की सेकंड वेसल INS उदयगिरी को भी लॉन्च कर दिया गया, जिसे 2024 में नेवी को डिलीवर करने का प्लान किया जा रहा है। दूसरी तरफ इसी क्लास की एक और वेसल को अभी GRSC की तरफ से भी बनाया जा रहा है, जिसे 2023 में नेवी को डिलीवर किया जाएगा। अगला अपडेट इंडिजिनस वेपन्स को लेके, और अभी हम हाल ही में भारत की तरफ से खरीदे जाने वाले कुछ मेजर इंडिजिनस डिफेंस इक्विपमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे पिछले कुछ सालों से भारत फॉरेन इक्विपमेंट के बदले इंडिजिनस सिस्टम को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, और कई ऐसे डिफेंस प्रोजेक्ट सामने आए थे जिसको पहले तो बाय ग्लोबल कैटेगरी के अंदर या मेक इन इंडिया कैटेगरी के अंदर बनाने का प्लान किया गया था, लेकिन उसके बाद जब आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम को ज्यादा पुश करने की कोशिश किया जाने लगा तो फिर उनको कैंसिल करके कम्प्लीटली इंडियन सिस्टम से उनको रिप्लेस करने का प्लान बनाया गया। इसमें सबसे पहले अगर एयर डिफेंस गन की टेंडर की बात करें तो पहले ऐसे 220 गन को खरीदने का प्लान किया गया था, जिनको मेक इन इंडिया स्कीम के अंदर तब एक्वायर करने का प्लान बनाया गया था, और 220 में से पहले 25 गन्स को सीधे तौर पर इंपोर्ट करने का प्लान किया गया था, और उसके बाद बाकी बचे 195 गन्स को भारत में बनाने का प्लान किया गया था। लेकिन अभी इनको कम्प्लीटली इंडिजिनस तरीके से डेवलप और इंडक्ट किया जाने वाला है। इसके बाद जनरल पर्पज मशीन गन को लेके भी एक बाय ग्लोबल कैटेगरी के अंदर टेंडर को फ्लोट किया गया था, और इन गन्स को यूएस से खरीदने का फैसला किया गया था, और इसमें करीब 700 गन को सीधे तौर पर हम लोग यूएस से खरीदने वाले थे, लेकिन अभी इसमें से बस 100 गन को यूएस से सीधे तौर पर खरीदा जाएगा, और बाकी बचे गन्स को भारत में मैन्युफैक्चर करने का प्लान किया जा रहा है। इसके बाद अभी रिसेंटली 2 मेजर इंडियन सिस्टम को आर्मी में इंडक्ट करने का प्लान बनाया गया था, जिसमें से पहले तो पिनाका रॉकेट होने वाली है, जिसके लिए अभी लगभग 3100 करोड़ सैंक्शन किया गया है, और इसके बाद अभी 12 नए वेपन लोकेटिंग रडार को भी खरीदने का फैसला किया गया था, जिसके लिए हाल ही में एक अपडेट सामने आया था और गवर्नमेंट की तरफ से इसको अप्रूव किया गया था। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।